गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम करेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ डायामैग्नेटिज्म। जो पिछले कल जो हमने टॉपिक पढ़ा है बेटा वो था, हमने क्लासिफिकेशन ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल को हमने तीन कैटेगरी में क्लासीफाई किया है बेटा, डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। जो फिर हमने डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस पढ़े थे बेटा, जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंस होते हैं जिनके हर एटम्स या मॉलिक्यूल या आयंस कैसे होते हैं बेटा, डू नॉट पोजेस एनी डाइपोल मोमेंट, उनके पास कोई भी अपनी डाइपोल मोमेंट नहीं होती है। तो उन सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं बेटा, हम डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और जब उन डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस को बेटा हम मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उनके अंदर एक डायामैग्नेटिक वो भी मैग्नेटाइज हो जाते हैं मॉलिक्यूल, लेकिन किस तरह को बेटा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये हमने कल पढ़ा, फीबली, वो भी स्मॉल अमाउंट से, ठीक है। दे गेट फीबली मैग्नेटाइज्ड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटाइजिंग फोर्स। अब बेटा वो क्यों होता है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। और इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ दी आपने कि जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं दे आर रिपेल्ड बाय मैग्नेट, मतलब जो डायमंड सब्सटेंसेस दे मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड टू वीकर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और जो जब भी हम किसी मैग्नेटिक मटेरियल को प्लेस करते हैं किसमें बेटा, मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे पास होती है बाहर से, और दे प्रेफर नॉट टू पास थ्रू द मटेरियल, तो मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से कम होंगी और बाहर ज्यादा होंगी, तो बी अपॉन बी नॉट क्या होगा, लेस देन 1। तो जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है बेटा मटेरियल की, वो क्या होती है, 1 से कम होती है। और जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है म्यू आर माइनस 1, वो क्या होती है, नेगेटिव, और साथ में स्मॉल एंड नेगेटिव होती है बेटा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। नेगेटिव क्यों बोलती है, ससेप्टिबिलिटी बताती है कि किसी मटेरियल को हम कितना इजीली मैग्नेटाइज कर सकते हैं। तो ये स्मॉल अमाउंट से मैग्नेटाइज होते हैं, तो इनकी क्या होती है, स्मॉल। और साथ में जब कौन सी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन, तब ये क्या, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी उनकी नेगेटिव है। और साथ में जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है बेटा, वो डज नॉट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। टेम्परेचर के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है कि मटेरियल कितना मैग्नेटाइज हुआ, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है उसका, किसका, टेम्परेचर का। तो क्यों नहीं है उसके बारे में पढ़ेंगे ना, एक्सप्लेनेशन ऑफ डायामैग्नेटिज्म, ठीक है। हमें पता है बेटा जो भी इस डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के जो एटम्स होते हैं उनके पास कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होती है। तो हमें पता है बेटा, जैसे कोई एटम है, ये मान लो एटम के अंदर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या रिवॉल्व करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। तो जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं बेटा, तो वो कौन सा मोशन होगा, ऑर्बिटल मोशन। इस मोशन को क्या बोलते हैं, आप अपने ऑर्बिट में घूमते हैं इलेक्ट्रॉन, जैसे ये मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ये अपने ऑर्बिट में ऐसे घूमेगा बेटा। तो अब जब इलेक्ट्रॉन एक डेफिनेट डायरेक्शन में घूमेगा तो वो क्या कंस्टिट्यूट करता है, करंट। और इस करंट के कारण कैसा होगा बेटा, एक लूप की तरह, करंट लूप की तरह बिहेव करेगा। तो इसके पास भी दो पोल होंगे, हम पढ़ चुके हैं बेटा, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। तो इसके पास अपनी एक क्या होगी, डाइपोल मोमेंट। अब इलेक्ट्रॉन में ऑर्बिटल मोशन के कारण डाइपोल मोमेंट होती है, उस डाइपोल मोमेंट को बोलते हैं हम ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट। उसको ml से लिखते हैं बेटा, वही करंट इनटू एरिया, करंट कितना है और एरिया कितना है। साथ में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा वो स्पिन भी करते हैं अपनी एक्सिस पे, जैसे अर्थ जो है सन के चारों तरफ घूमते हैं और अपनी एक्सिस पे भी घूमते हैं। तो हम जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको भी एज्यूम करते हैं बेटा कि वो अपनी एक्सिस पे भी घूमता है, ठीक है, साथ में न्यूक्लियस के चारों तरफ और अपनी एक्सिस पे भी। तो जो अपनी एक्सिस पे घूमता है उसको क्या बोलते हैं, स्पिन मोशन। जैसे स्पिन मोशन के कारण भी क्या होगा बेटा, करंट होगा और उसके कारण डाइपोल मोमेंट होगी, तो उसको क्या बोलते हैं, स्पिन डाइपोल मोमेंट, और उसको ms से लिखते हैं। तो जो एटम्स होता है उसके अंदर न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जब घूमता है बेटा तो उसके बाद दो डाइपोल मोमेंट होती है, एक ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन और दूसरी स्पिन डाइपोल मोमेंट ड्यू टू स्पिन मोशन। एक ये ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट, दूसरी स्पिन डाइपोल मोमेंट। जो नेट डाइपोल मोमेंट आती है बेटा एटम के पास कितनी होती है, ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट प्लस स्पिन डाइपोल मोमेंट का, और डाइपोल मोमेंट बेटा कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इनको वेक्टर सम होता है, ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट और स्पिन डाइपोल मोमेंट। लेकिन जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं बेटा उनमें जो ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट और जो स्पिन डाइपोल मोमेंट होती हैं ये आपस में क्या होंगी बेटा, कैंसल आउट हो जाती है, मतलब अपोजिट डायरेक्ट कैंसल आउट तभी होंगी जब इक्विवेलेंट अपोजिट होंगे। तो जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उनके जो एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स के कारण एक ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट और स्पिन डाइपोल मोमेंट होती है, ये कैंसल आउट हो जाती है बेटा। जब कैंसल आउट हो जाएगी कितनी बन जाएगी बेटा, 0। तो हर एटम के पास कितने डाइपोल मोमेंट ड्यू इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन के स्पिन और ऑर्बिटल मोशन के कारण कितनी डाइपोल मोमेंट होती है, 0। ठीक है, तो जो उन एटम्स मतलब कि डायमंड सब्सटेंस में जो एटम्स होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उनके मोशन के कारण जो स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन के कारण जो डाइपोल मोमेंट होती है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाती है, तो नेट डाइपोल मोमेंट 0 होती है। तो बेटा जितने भी एटम्स उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हर इलेक्ट्रॉन के कारण वही ऑर्बिटल और स्पिन आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो नेट डाइपोल मोमेंट एटम के पास कितनी बचती है, 0। तो जो एटम के पास मतलब हर एटम के पास कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं होती है। तो बेटा जितने भी एटम्स हैं उनमें जितने मर्जी इलेक्ट्रॉन हो रिवॉल्व कर रहे हो तो हम उन सभी के अंदर नेट डाइपोल मोमेंट कितनी होगी, 0। तो हम जो ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट जो एटम्स हैं इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं हम उनको 2 इलेक्ट्रॉन्स में रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब इसको समझने के लिए कि जो एक एटम उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, दूसरा क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, वैसे तो ये तो समझने के लिए बेटा, मतलब एक एटम है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, एक कैसे घूम रहा है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज, दूसरा क्लॉकवाइज। देखो जो एंटी क्लॉकवाइज है बेटा तो उसमें करंट कैसे होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन करंट, तो ये कैसे होगा बेटा, हम बता, ये क्लॉकवाइज होगा ऊपर से, तो करंट क्लॉकवाइज होगा तो ऊपर वाला कैसे बिहेव करे, जिस फेस में करंट क्लॉकवाइज हो, इलेक्ट्रॉन तो एंटी क्लॉकवाइज लेकिन करंट कैसे होगा बेटा, क्लॉकवाइज, तो ऊपर वाला साउथ नीचे वाला नॉर्थ, तो डायरेक्शन क्या होती है डाइपोल मोमेंट की, साउथ टू नॉर्थ, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन तक आएगी। और जो क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है, जो आपको यहां से क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो करंट कैसे होगा बेटा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी ऊपर वाला कौन सा पोल होगा, नॉर्थ, और जिसके नीचे वाला वो कौन सा होगा, साउथ, साउथ नॉर्थ, तो ऊपर को डाइपोल मोमेंट होगी। तो अब जो ये दोनों हमने अलग अलग सिचुएशन में बताए, लेकिन एक ही एटम के अंदर सपोज कर रहे हैं हम कि 2 इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, तो एक के कारण डाइपोल मोमेंट नीचे को, दूसरे के कारण ऊपर को, तो नेट डाइपोल मोमेंट कितनी बन जाएगी बेटा, दिस प्लस दिस, लेकिन अपोजिट है तो क्या हो जाएगी 180 डिग्री का एंगल, तो दिस मींस 0, तो यहाँ पर नेट डाइपोल मोमेंट कितनी आएगी बेटा, 0 आएगी। तो समझ गए। वैसे तो एक्चुअल में क्या होता है, वो स्पिन और ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट कैंसिल आउट होती है, लेकिन हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सपोज कर रहे हैं कि एक एटम है उसके अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन है, एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, दूसरा क्लॉकवाइज, और दोनों की जो डाइपोल मोमेंट है वो कैंसिल आउट हो जाती है। ठीक है, और दोनों मान लो सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं v से, लेकिन कैसे, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। और बेटा मान लो अब हमने जो डायमैग्नेटिक एटम है या सब्सटेंस है उसको हमने किसमें प्लेस कर दिया बेटा, मैग्नेटिक फील्ड में। और मैग्नेटिक फील्ड जो है जिस प्लेन में जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं एटम्स में, उस प्लेन के ऊपर क्या परपेंडिकुलर है, जैसे ये शो की, ये जो प्लेन है इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर है यहाँ पर। ठीक है, अब एक ही एटम के लेकिन डिफरेंट सिचुएशन में अलग अलग डायग्राम बनाइए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की। अब बेटा ध्यान दो, जब मैग्नेटिक फील्ड है, अब चार्ज मूव कर रहे हैं, हमें पता है बेटा जब भी कोई चार्ज मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड तो उसके ऊपर कितनी फोर्स लगती है बेटा, F = QV क्रॉस B, यही लगती है ना बेटा। और अगर मैग्नीट्यूड में लेना है तो F = कितना बन जाएगा, QVB sin थीटा। तो बेटा मान लो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर है, चार्ज के पास वेलोसिटी भी है, तो कितने डिग्री का एंगल है बेटा यहाँ पर, ये परपेंडिकुलर मूव कर, जिस तरह इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इस प्लेन में तो इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर, तो कितना डिग्री का एंगल है, 90 sin 91, तो कितनी फोर्स लगेगी बेटा, F = QVB। अब Q चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, वैसे माइनस में होता है, हम फिलहाल E मैग्नीट्यूड में ले रहे हैं, EVB, इतनी फोर्स लगेगी बेटा। अब इस फोर्स की डायरेक्शन कौन देता है, फ्लेमिंग या राइट हैंड थंब रूल या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, अगर तीनों ही परपेंडिकुलर है। जब हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं बेटा, आपको पता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, ये जो उंगली होती है क्या देती है बेटा हमारे पास, जो हम इन तीनों फर्स्ट फिंगर, सेंट्रल फिंगर और थंब म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखेंगे लेफ्ट हैंड की, ये मैग्नेटिक फील्ड को देगी, ये मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज या करंट को, और ये जो थंब होगा ये क्या देगा बेटा, फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज। अब ध्यान दो बेटा, करंट अब इलेक्ट्रॉन इधर को मूव कर रहा है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड के लिए तो परपेंडिकुलर होगा बेटा यहाँ पर, लेकिन ध्यान दो ये जो उंगली हो करंट की डायरेक्शन में या मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, लेकिन इलेक्ट्रॉन जब इधर को मूव करता है तो पॉजिटिव चार्ज होता है, कहाँ मूव करता है, इसके अपोजिट, तो जिस तरह इलेक्ट्रॉन मूव करे उसके अपोजिट डायरेक्शन रखनी है, मतलब करंट की डायरेक्शन, करंट इधर को है, और ये अंगूठा ऑटोमेटिकली कहाँ आएगा, इधर को, फोर्स कहाँ लग रही है बेटा, इस साइड को। ठीक है, अब ये फोर्स है, और ध्यान देना इसमें फोर्स कहाँ लगेगी, जब हम वही लगाएंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे है, लेकिन करंट की डायरेक्शन, अब मैं इधर ये उंगली जो है ये इस तरफ को रखनी है, नेगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज है ऐसे, तो अंगूठा कहाँ है बेटा, ये मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगी, अंदर की ओर लगेगी बेटा, ऐसे। अब बेटा ध्यान दो, जो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, तो इन दोनों में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो प्रोवाइड करती है सेंट्रीपिटल फोर्स,
और इसमें वही, लेकिन अब ये जो ये फोर्स लगी बेटा इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगी इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ये सेंट्रीपिटल फोर्स को क्या कर रही है बेटा, के अपोजिट है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स को क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, और ये वाली सेंट्रीपिटल फोर्स को इंक्रीज कर रही है। तो जब ये जो इस जो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है उसको जो उसमें जो फोर्स बाहर की ओर है बेटा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स को डिक्रीज करेगी, तो जब डिक्रीज करेगी बेटा अंदर को फोर्स कम हो जाएगी, तो वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मान लो डेल्टा वी से वेलोसिटी कम होगी, और इसमें फोर्स क्या है बेटा, अंदर को लग रही है, इस जो ये फोर्स है क्या करेगी सेंट्रीपिटल फोर्स को, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और ये फोर्स भी किसका काम है, सेंट्रीपिटल फोर्स का। इसकी वजह से वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, इसकी इंक्रीज हो जाएगी। जब वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी और इसकी डिक्रीज करेगी, देखो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो करंट होता है, जब वेलोसिटी कम होगी तो करंट भी क्या होगा, देखो कम होगा तो करंट, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है करंट इनटू एरिया, तो डाइपोल मोमेंट भी क्या होगी बेटा यहाँ पर कम होगी। अगर ये वेलोसिटी डेल्टा वी से कम है, तो मान लो जो ये डाइपोल मोमेंट है कितने अमाउंट से डिक्रीज करके इसकी डेल्टा एम से, और इसमें क्या होगी बेटा, डाइपोल मोमेंट फोर्स क्या करेगी, इंक्रीज, वेलोसिटी को इंक्रीज करेगी, तो इसकी वजह से डाइपोल मोमेंट भी क्या करेगी, इंक्रीज, तो जितने अमाउंट से इसकी डिक्रीज की उतने अमाउंट से बेटा इसकी क्या होगी, डाइपोल मोमेंट इंक्रीज कर रही है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन की जो डाइपोल मोमेंट है डिक्रीज कर रही है, दूसरे की इंक्रीज कर रही है। इसमें जो क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है उसकी इंक्रीज कर रही है ऊपर को, और दूसरे की डिक्रीज कर रही है, जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है। अब ध्यान, जो नेट डाइपोल मोमेंट होती है बेटा, अब है तो अपोजिट, क्या होंगी आपस में कैंसिल आउट ही होंगी, लेकिन अब ये एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, अपोजिट तो है लेकिन इक्वल नहीं है, तो ये इसमें से इसको घटाएंगे तो नेट डाइपोल मोमेंट, वो भी कौन सी डाइपोल मोमेंट, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट ऑफ एटम, एक एटम की कितनी हो जाएगी बेटा, m प्लस डेल्टा m माइनस m माइनस डेल्टा m। जब बेटा माइनस अंदर करेंगे तो ये कितना बन जाएगा बेटा, ये m प्लस डेल्टा m, ये माइनस m प्लस डेल्टा m, तो m से m क्या हो जाएगा बेटा, कैंसर, तो कितना हो गया डेल्टा m डेल्टा m, 2 डेल्टा m। इतनी डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाएगी बेटा, और वो भी किसका इफेक्ट ज्यादा है बेटा, इसका इफेक्ट ज्यादा है और इसका कम है, तो किस तरफ को बचेगी नेट डाइपोल मोमेंट, जो 2 डेल्टा m आया है यहाँ पर, वो किधर को बढ़ेगा, ऊपर को। और ये कहाँ है, देखो मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड कहाँ अप्लाई किया, इधर को, और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ है बेटा, उधर को। तो जो ये जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो मैग्नेटाइज तो हो गए, लेकिन किस तरफ को बेटा, अपोजिट, मैग्नेटिक इधर को अप्लाई की उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होंगे। क्लियर, तो यही है बेटा कि जो मैग्नेट जो ये तो एक एटम है, और जो डिफरेंट एटम्स होंगे वैसे ही उन सब के पास कितने डाइपोल मोमेंट है, 2 डेल्टा m, और उन सब की क्या होगी बेटा, डाइपोल मोमेंट ऐड हो जाएगी अलजेब्रिकली, सॉरी वेक्टोरिकली, और नेट डाइपोल मोमेंट भी उस मैग्नेटिक जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है उनमें नेट डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाएगी, वो भी किस तरफ बेटा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हो गया, जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है कैसे मैग्नेटाइज होते हैं इन द मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, वो भी फीबली। अब बेटा ध्यान देना आपने, जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो हमने पढ़ा कि जो यहाँ पर टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। जब बेटा टेम्परेचर बढ़ेगा ना तो थर्मल मोशन बढ़ेगा, थर्मल मोशन के कारण ये जो ये m है ये बढ़ सकता है, तो इसका m भी बढ़ेगा सपोज करो, ठीक है। लेकिन जो डेल्टा m है ये किसके कारण इंड्यूस हुई है, ये कम हुई है, ये इस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो फोर्स लगी उसके कारण इतनी इसमें डिक्रीज है, उसमें इंक्रीज है। तो इसके ऊपर डेल्टा m के ऊपर इंड्यूस्ड सॉरी ये टेम्परेचर में के जो थर्मल मोशन है उसका कोई भी इफेक्ट नहीं है। जब इसमें से इसको उठाते हैं ना बेटा, तो जो m और m क्या हो जाएगा कैंसिल, ये m बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा, तो नेचुरली क्या हो इसमें आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ ये बचेगी नोड। तो जो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट होती है इट हैज नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो नेचुरली क्या होगा ससेप्टिबिलिटी क्या होगी इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट के ऊपर ही डिपेंड होती है कि किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को हम कितना इजीली मैग्नेटाइज कर सकते हैं। मतलब वो ये पढ़ा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अपॉन मैग्नेटाइजिंग फोर्स, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेट कोई मेटेरियल कितना इजीली कितना मैग्नेटाइज उसमें इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट कितनी डेवलप हुई है, ठीक है। तो जो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट इतनी, तो ये जो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट है ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, तो ससेप्टिबिलिटी भी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। तो पता लगे जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो ये था बेटा एक्सप्लेनेशंस ऑफ डायमैग्नेटिज्म। और मैंने बेटा कल भी बताया था जो परफेक्ट डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं जैसे सुपरकंडक्टर है, वो जो जब उस मटेरियल को बेटा किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसके अंदर वो कंप्लीटली एक्सपेल करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, नॉट टू क्रॉस इट। इसके अंदर से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस नहीं होती है। जब कोई बी कितना होगा फिर 0, तो बी अपॉन बी नॉट कितना हो जाएगा 0, तो म्यू रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी फॉर सुपरकंडक्टर कितनी बन जाती है बेटा 0, या परफेक्ट डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस भी बोल सकते हैं आप। और जो रिलेटिव परमिएबिलिटी 0 और ससेप्टिबिलिटी कितनी बन जाती है बेटा -1। और जो ये इफेक्ट है जो कंप्लीट एक्सपेल कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को नॉट टू क्रॉस थ्रू इट, उस इफेक्ट को बोलते हैं मेसनर इफेक्ट।
ये पहले भी बताया थोड़ा सा इसके बारे में आपको, ठीक है। ये जो फिनोमेना है कि व्हेन द सुपर कंडक्टर इज प्लेस्ड इन या डायमंड या परफेक्ट डायमंड सब्सटेंस प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, इट डज नॉट अलाउ द एनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन टू क्रॉस थ्रू इट, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड मेसनर इफेक्ट, ठीक है। तो ये था बेटा एक्सप्लेनेशंस फॉर ऑफ डायमैग्नेटिज्म। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में भेजूंगा बेटा मैं पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म। ओके बेटा, थैंक यू।